ओके, ओके। नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहन नेवरिया जागरूक समाज के इस पटल पर आपका स्वागत करता हूँ। हमारे कार्यक्रम की अतिथि है प्रियंका भारती जी, जो नशा मुक्ति को लेके एक अभियान उन्होंने चला रखा है। एक जंग से छेड़ी हुई है नशे के खिलाफ, और जन जागृति का उनका अपना तरीका है, अपना स्टाइल है, और उसमें वो काफी हद तक सफल भी हुई है। कि उन्हें प्रेरणा कहाँ से मिलेगी, इस तरह से क्या है, उनका नेतृत्व क्या है। तो मैं प्रियंका भारती जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे मंच पर। प्रियंका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप अपनी बात अपने बारे में बताएं, फिर हमारे सवाल जवाब होंगे। जी, पहले तो मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करना चाहती हूँ। और चूंकि मेरा नाम प्रियंका भारती है और मैं रोधी समाज से हूँ, और चूंकि जो मेरा जो गृह निवास है वो नगर जिला शिवपुरी में पड़ता है, और जैसे कि अभी आपने कहा कि मेरे बारे में ऐसा क्या है कि मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो ये कि मैं एक बहुत मध्यम परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान हैं। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई भी जगह पहुंचना चाहते हैं या फिर आप अपना कोई भी मुकाम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है। आप कैसे फैमिली से हो, आपके फादर क्या करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो मेरे पिताजी छोटे से किसान हैं, और मैं कथावाचका के साथ साथ समाज सुधारक भी हूँ, और इसके साथ साथ एक पार्टी का दायित्व भी है, उसका भी मैं निर्वाहन करती हूँ। जी, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ। मोहन सर अनम्यूट कीजिए कृपया। मोहन सर अनम्यूट कीजिए। आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा बताएं, और इस तरह का अभियान चलाने की प्रेरणा आपको कहां से कैसे मिली, इसको थोड़ा विस्तार से थोड़ा डिटेल में बताएंगे तो हमारे दर्शकों जानने में ठीक है। और शिक्षा तो मेरी आप ये मान के चलिए कि बहुत ना के बराबर है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं कि जिसके वजह से मैं शिक्षा तो बहुत अच्छी नहीं पा सकी। परंतु इस नशा मुक्ति अभियान का ख्याल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि आज से 15-17 साल पहले मेरे दादाजी, आप सभी लोग शायद जिनसे परिचित हो, श्री धीमान सिंह लोधी जी, वो इतना नशा करते थे, इतनी दारू पीते थे। उस वक्त हमारे अंदर थोड़ी सी समझ थी, तो मैंने देखा कि जब वो दारू पीते थे, नशा करते थे, तब हमारे परिवार की क्या हालत थी, परिवार की क्या स्थितियां थी। मन में विचार आया कि अगर ये स्थिति रही तो ना तो हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा, ना ही शिक्षा प्राप्त कर पाएगा, ना ही कुछ। तो सबसे पहले तो मैंने ये प्रयास किया कि पहले मैं अपने दादाजी को नशा से मुक्त कराऊं। उन्होंने उस नशा को छोड़ा, दारू को छोड़ा, तो आज हमारा परिवार इस स्थिति पे है। तो मेरा विचार ये है कि जो स्थिति मैंने अपने घर की 17 साल पहले, 15 साल पहले देखी है, वो स्थिति मैं आज ना देखूं। और मैं सिर्फ इतना सोचती हूँ कि जब हमारे घर में एक व्यक्ति नशा करता था, तो हमारे घर की ये स्थितियां थी, और समाज में तो ना जाने कितने लोग नशा करते हैं, तो हमारे समाज की क्या स्थिति होगी। तो मेरा विचार यह है कि जैसे मैंने अपने घर को सुधारा, वैसे ही आप और हम मिलकर के सभी लोग अपने समाज को सुधारने का प्रयास करें। तो यहाँ से मेरे मन में नशा को लेकर के, नशा मुक्ति के प्रति ख्याल मेरे मन में आया। जी, इस कार्य में आपने जो नशा मुक्ति का अभियान छेड़ा है, इसमें आपके परिवार का, अपने आसपास के लोगों का सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जब मैंने भिंड में 2017 में नशा मुक्ति अभियान का जब शंखनाद किया था, तो मेरे परिवार का, मेरे आसपास के लोगों का, समाज के लोगों का काफी सपोर्ट मुझे मिला। और मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत जिनने मुझे सपोर्ट किया वो मेरी माँ जी हैं। उसका कारण यह है कि 2017 में जब भिंड में अशोका गांव पड़ता है, और जब वहां का हमने ठेका तोड़ा शराब का, तो प्रशासन ने जब घिराव करने के लिए प्रशासन आया,
तो उस समय चूंकि वारंट निकला था कि प्रियंका भारती को जाकर के बंद कर देंगे हम लोग, इनको जेल होगी। तो जब मैं थाने अपनी गिरफ्तारी देने के लिए जा रही थी, तो उस वक्त मेरी माँ जी का फोन मेरे पास आया और उनने कहा कि प्रियंका तुम कहाँ जा रही हो। तो मुझे लगा कि शायद उन्हें पता नहीं होगा, तो मैंने कहा माता जी बस मैं यहीं तक जा रही हूँ। उन्होंने कहा प्रियंका मुझे पता है तुम कहाँ जा रही हो। तो मैंने पूछा जब आपको पता है कि मैं जेल जा रही हूँ और उसके बाद भी अपने खुश हो, तो उन्होंने मुझसे एक ही शब्द कहा था, और शायद वो मेरे जीवन में सबसे बड़ी मेरी प्रेरणा स्रोत रही। अगर वो मेरे साथ ना होती तो प्रियंका भाटिया यहाँ ना होती। उन्होंने एक ही शब्द कहा था, प्रियंका तुम समाज के लिए, अपने देश के लिए जेल जा रही हो, आप बेशक जाओ। अगर नशा मुक्ति अभियान में अगर तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देना पड़े तो आप वो भी देने से मत चूकना। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि माता जी का और पूरे परिवार का कितना सपोर्ट रहा, और समाज का तो काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो शायद हम नशा मुक्ति अभियान को इतना सफल नहीं बना पाते। जी तो आप कैसा इसको लेके, अभियान को लेके क्या सोचती हैं, खासतौर पे जब एक अभियान इस तरह का सामाजिक चीजों को चेंज करने के लिए, सामाजिक परिवर्तन किया जाता है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपने क्या किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया? जी मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बोलेंगे? तरह का जो सामाजिक अभियान अक्सर लोग छेड़ते हैं, मगर किसी को सफलता मिलती, किसी को नहीं मिलती। तो आपने इस बात का इस खास तौर पे इस अभियान में ख्याल रखा, और आप लोगों को इसी तरह का अगर वो कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, क्या सीख देंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि कई लोग तो शुरू करते हैं तो कई लोगों को सफलता मिलती है और नहीं मिलती। तो मैंने अपने जीवन में केवल ये सीखा है, और यही मैं उन लोगों को भी, जो लोग कोई भी अभियान चलाना चाहते हैं या फिर जो लोग नशा मुक्ति अभियान में साथ देना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगी हमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए। ये बाद की बात है कि हमें सफलता मिलती है कि नहीं मिलती, पहले कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा हमने जो अभियान प्रारंभ किया उसका हमारा रिजल्ट किस हिसाब से मिल रहा है। तो पहले तो विशेष ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि हमें प्रथम तौर पर हमें संगठन मजबूत करना चाहिए, हमें कमेटी बनानी चाहिए, हमें संगठन बनाना चाहिए, और संगठन में ऐसे लोगों को लेना चाहिए जो वाकई समाज के प्रति, देश के प्रति कुछ कर कमाने की तमन्ना रखते हैं, उन लोगों को रखना चाहिए। और मेरे हिसाब से उन लोगों को कतई नहीं रखना चाहिए जो राजनीति को पहले रखते हैं। मैं ये नहीं कहती राजनीति में मैं स्वयं हूँ, पर पहले हमारे लिए समाज सेवा होनी चाहिए, उसके बाद राजनीति होनी चाहिए। समाज के साथ कभी भी राजनीति वाला गेम नहीं खेलना चाहिए। तो उस संगठन में उन लोगों को आगे लेना चाहिए जो समाज के प्रति और देश के प्रति कुछ करने की तमन्ना रखते हैं। तो संगठन में मजबूती होनी चाहिए। और दूसरी बात, कभी भी संगठन के लोगों को अपना मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? हो सकता है जब आप कोई किसी अभियान को शुरू करेंगे तो आपको 4 लोग ऐसे मिलेंगे कि नहीं, इस अभियान शुरू करने से क्या होगा, लोग नशा नहीं छोड़ेंगे, लोग दारू नहीं छोड़ेंगे, नशा मुक्ति अभियान नहीं चल सकता, शराबबंदी नहीं हो सकता। तो हमारे मन में एक ऊर्जा होनी चाहिए, हमें विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम जो करेंगे उसका हमें 100% रिजल्ट सही मिलेगा। एक किसी कवि ने बहुत प्यारा शायर लिखा है जिससे मैं हमेशा बोलती हूँ कि सर्वसरे ही इतिहास रचते हैं, वरना समझदार तो केवल इतिहास को पढ़ते हैं। तो समाज की सेवा के लिए, नशा मुक्ति अभियान के लिए हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि नहीं, हम अपने समाज से, अपने देश से, अपने मध्य प्रदेश से इस नशा को दूर करने का काम करेंगे। जी, आपको इस अभियान में और समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये तो आपने बहुत पेचीदा प्रश्न किया है और सही भी है। जब चूंकि मैंने नशा मुक्ति अभियान जब चूंकि प्रारंभ किया था उस समय, और अभी भी चल रहा है, रनिंग में है, तो कई बार तो ऐसा था कि मतलब लोग धमकियों भरे फोन आते थे कि अगर आपने नशा मुक्ति अभियान बंद नहीं किया तो आपके ऊपर फायरिंग कराई जाएगी। चूंकि फायरिंग हुई भी विगत 2019 में लास्ट दिसंबर में मेरी पर फायरिंग भी हुई थी। तो काफी सारे, पहली बार तो मुकदमे दर्ज हुए कि आप शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, और जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो
समाज के प्रति झुकते हो, तो ऐसा होता है कि जब आप कोई कार्य करते हो तो आपको थोड़ी सी कठोर भी बनना पड़ता है। जब आप कठोर बनते हो तो लोग आपके ऊपर ऑफेंस में उठा देते हैं, अरे वो तो दादागिरी करती हैं, ये सारी होती हैं। तो काफी मुकदमे दर्ज हुए, काफी धमकियां आई, है ना, काफी सारे लोगों का गलत प्रभाव पड़ता है कि नहीं आप ये करती हो, ये गलत है, ये करती हो, काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर अभियान में मुझे एक चीज सीखने को मिली कि अगर मन में तुम्हारा दृढ़ विश्वास है तो समाज का सहयोग है तो आप बड़ी सी बड़ी समस्या का हल करोगे। जी और नशा मुक्ति के अलावा भी आपके नजर में ऐसे कोई अभियान, ऐसे कोई चीजें हैं जिनको काम करने की जरूरत है इस पर? बिल्कुल, मेरे हिसाब से जितना नशा हमारे समाज के लिए, हमारे लिए घातक है, उतनी ही घातक हमारे समाज में एक प्रथा और है, वो चूंकि दहेज प्रथा है। तो मेरे हिसाब से नशा के साथ साथ हमें दहेज प्रथा के खिलाफ भी जंग को छेड़ना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहती हूं कि हमें ये कर लेना चाहिए। हमारे में इस बात का विशेष निवेदन न्यू जनरेशन से करना चाहूंगी, मेरे नौजवान साथियों से करना चाहूंगी, आप अपने मन में एक विश्वास करें, संकल्प लें कि ना तो हम दहेज लेके शादी करेंगे और ना ही हम किसी को दहेज दे देंगे। और मुझे प्रसन्नता इस चीज की है कि इस बात की शुरुआत क्योंकि मैंने अपने घर से की है। आपके ही मेरी जो बड़ी सिस्टर है कुमारी अंजू नरवरिया, अभी वो चूंकि नर्स बन चुकी है, और उनका संबंध जिस जगह हमने किया है, तैतनी के अंदर एक महेंद्र सिंह लोधी करके हैं जो मास्टर हैं, और उनके जो बेटे हैं आखिरी, उनके से उनका जो संबंध तय हुआ है, आप विश्वास नहीं करेंगे, ना तो उनने दहेज लेने की बात की और ना हमने दहेज देने की बात की। तो मतलब ना हमें दहेज लेना है और ना ही दहेज देना है। आप जो पैसा दहेज में देते हो उसी पैसे से आप अपने बेटी और बेटे की बहुत अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं, उन्हें एजुकेशन करा सकते हैं, उन्हें पढ़ा सकते हैं। तो जो पैसा हम दहेज में देते हैं वो पैसे से हमें अपने बच्चों की शिक्षा दिलानी चाहिए। क्यों? आप किसी व्यक्ति को 10 लाख रुपए दोगे तो वो सिर्फ 1 साल या 2 साल चलेंगे, पर अगर उन्हीं पैसों से अगर आपकी बेटी डॉक्टर बन गई, आईएएस बन गई, आईपीएस बन गई, दरोगा बन गई, या किसी भी अगर परमानेंट जॉब पर अगर वो चली जाती है, तो वो बेटी स्वयं का जीवन निर्वाह करेगी, साथ ही साथ अपने परिवार का जीवन निर्वाह करेगी, और आने वाली जो उसकी संतान होगी उसका भी वो काफी फ्यूचर ब्राइट करते जाएगी। तो दहेज भी हमारे समाज से दूर होना चाहिए, और साथ ही साथ एक मृत्यु मोक्ष जो चलता है, तो मेरे हिसाब से मृत्यु मोक्ष को भी हमारे समाज से, हमारे देश से टोटली बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मृत्यु मोक्ष से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कई बार होता है कि हमारे समाज में एक रनिंग लगती है, रेस लगती है कि नहीं, उनने अगर ऐसा किया तो हम ऐसा करेंगे। इस चीज से हमें कुछ भी नहीं मिलता। जिन 10 लाख रुपए से, 15 लाख से आप जो मृत्यु भोज करते हो, उसी से आप अपने घर का विकास करें। घर का विकास नहीं करना चाहते तो आप अपने नगर में, गांव में एक छात्रावास बनवा दें। ये भी नहीं करना चाहते तो आप किसी गरीब की बेटी की शादी कर सकते हैं उन्हीं मृत्यु भोज के पैसों से। तो मेरे हिसाब से नशा के साथ साथ दहेज और मृत्यु भोज जैसी कुरीतियां बंद होना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये अभियान आपको काफी अच्छी सफलता भी मिली है। जी, थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपने कितने प्रतिशत तक सफलता हासिल कर ली, कहाँ तक पहुंच गए, अभी कितना काम और करना बाकी है, इसको लेके? हमें काफी सफलता हासिल हुई, और मेरे हिसाब से हमें 80% सफलता मिली थी उस समय। और वो भिंड मुरैना और इटावा का कुछ क्षेत्र में हमने प्रारंभ किया था, तो वो केवल शुरुआत थी हमारे अभियान की, एक प्रथम सीढ़ी थी। अब हम उस अभियान को एक बहुत बड़े लेवल पे करेंगे और एक बहुत स्तर पर लेकर के जाएंगे। और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो उस समय हमें सफलता 80% मिली थी, अब हमें सफलता 100% मिलेगी।
चूंकि आप युवा भी हैं और महिला वर्ग भी करती हैं, तो जी। मुझे लगता है कि इस तरह से आज की महिलाओं को, आज के युवाओं को खास तौर पे सामाजिक मुद्दों को लेकर किस तरह से काम करना चाहिए, किन चीजों पे काम करने की अभी बहुत आवश्यकता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल, ये बात मैं सिर्फ अपने समाज के युवाओं से कहना चाहूंगी। आपने कहा बात, एक बात तो आपने हर जगह सुनी होगी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो मैं अपने युवाओं से विशेष निवेदन करना चाहूंगी, अगर आप दूसरे को नहीं सुधार सकते तो सबसे पहले तो स्वयं आपको सुधरना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप 10 लोगों को दारू पीने से मना करो या दहेज लेने से मना करो या फिर आप दूसरों को मृत्यु मोक्ष के लिए प्रेरित करो कि मना करो ना। जरूरी नहीं कि आप सामने वाले व्यक्ति को बोलो। हमारे युवा समाज को सबसे पहले तो ये है कि पहले अगर हमने संकल्प ले लिया कि ना हम दारू पिएंगे तो हम दारू नहीं पी सकते, तो आप खुद सुधर गए। हमने सोच लिया कि जैसे कि मान के चलिए 4 साल 5 साल किसी की क्या खुदा ने कहा मेरी शादी होगी, तो मैं अपने मन में संकल्प ले लूं कि नहीं, मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी जो दहेज लेगा, तो उससे शादी नहीं करूंगी। तो क्लियर है, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से करूंगी कि जो दहेज ना लेता हूं। तो एक स्वयं मेरे घर से मेरे द्वारा दहेज का बहिष्कार हो गया। तो मैं अपने युवा भाइयों से विशेष निवेदन करूंगी कि सामाजिक मुद्दे कई है कार्य करने के लिए, परंतु सबसे पहले तो मुद्दा यही है कि पहले तो आप खुद नशे के प्रति संकल्प लें कि हम स्वयं नशा नहीं करेंगे। दूसरा, हम दहेज लेके शादी नहीं करेंगे। तीसरा, हम अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में मृत्यु रोज नहीं होने देंगे। और हमारे समाज में अभी मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा जो कार्य करने की जरूरत है, तो मैं अपने युवाओं से निवेदन करूंगी कि आप स्वयं शिक्षा को लें, स्वयं भी पढ़ें तथा दूसरों को भी पढ़ाने का प्रयास करें। जो शिक्षा मेरी 2-4 साल के लिए मेरी कौशल हो गई थी, जिम्मेदारियां ऐसी आई कि मैं अपनी शिक्षा को नहीं ले पाई कंटिन्यू, पर आज मुझे जब तक समय मिलता है और समय मिल रहा है तो मैं अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मतलब जीवन में सबसे पहले मैं युवाओं से कहना चाहूंगी कि स्वयं भी शिक्षित बने और दूसरों को भी शिक्षित बनाए। क्यों? क्योंकि अगर आप शिक्षित होंगे तो आप दूसरों को शिक्षित कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से समाज के युवाओं के लिए सबसे पहले ये 3-4 मुद्दे हैं। पहले तो स्वयं पर है, दूसरा खुद नशे को त्यागे, दूसरा खुद न दहेज ले न दहेज दे, आदि यही सारी चीजें हैं। और इन्हीं सारी चीजों पर हमारे युवा वर्ग को कार्य करने का अभी प्रयास करना चाहिए। जी, विचार से समाज का आर्थिक विकास किस तरह से आसानी से हो सकता है? ऐसे कौन से तौर तरीके जिनको अप्लाई करके, कौन से तरीके हैं जिनसे एक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति और हमारा समाज और खासतौर पर युवा और महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं आर्थिक क्षेत्र में? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज आगे पहुंचे, देखिए कई बार क्या होता है, हम शिक्षा से बहुत कुछ कर तो सकते हैं पर सब कुछ नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ शिक्षा एक ऐसी चाबी है जिससे हम सभी तालों खोल सकते हैं। पर एक राजनीति भी एक ऐसी चाबी है जो हमारे समाज को बहुत ऊपर ले जा सकती है। इसलिए हम सभी लोगों को राजनीति में उतरना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए। जैसे कि अभी सरपंच के चुनाव आने वाले हैं, जनपद के चुनाव हैं, जिला के चुनाव आने वाले हैं, तो प्रयास करिए कि हम अपने समाज के व्यक्ति खड़ा करें और समाज के व्यक्ति को जिताएं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे समाज का व्यक्ति सरपंच बनता है, मैं विधायक है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, इन सब की बात बाद में करूंगी, पहले सरपंच से स्टार्टिंग करो। अगर हमारे गांव का, अगर हमारे समाज का सरपंच है तो हम कह सकते हैं कि नहीं भैया, हमारे गांव में विद्यालय होना चाहिए, हमारे गांव में छात्रावास होना चाहिए, हमारे गांव में एक स्टेडियम होना चाहिए, हमारे गांव में ये सारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए समाज में। तो हम इतना दबाव देके किस व्यक्ति से कह सकते हैं? जो व्यक्ति हमारा होगा। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सभी लोगों को राजनीति का करना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि एक ही गांव में से हमारे समाज के 10 लोग चुनाव लड़ जाते हैं, तो कि वो 10 लोग आते हैं और 11वां व्यक्ति होता है वो जीत जाता है।
तो इसलिए सबसे पहले हमें हमारे समाज में एकता, संगठन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और देखिए, अगर हम चाहते हैं समाज का विकास हो, तो आने वाले अप्रैल और मई में जो चुनाव है उनमें आप अपने समाज का एक व्यक्ति उतारे और उस एक व्यक्ति को जिताए, तो आप देखिए हमारे समाज का विकास क्यों नहीं होगा। आज हमारी बेटियों को हम करते हैं, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को शिक्षा के लिए हम पीछे रह जाते हैं। उसका कारण है क्योंकि हम उस चीज पर नहीं पढ़ा पाते। हम मान के चलिए हमें पढ़ना है, टेंथ करना है, तो हमारे गांव में स्कूल नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि हमारी बहनों को अन्य गांव में जाने की परमिशन नहीं होती है। पर जब हमारे समाज का, हमारे बीच का कोई व्यक्ति जब सरपंच होगा, जिला जनपद अध्यक्ष होगा, विधायक होगा, तो उस व्यक्ति से कह सकते हैं हमारे गांव में विद्यालय बनवाओ, कॉलेज बनवाओ, ये सारी चीजें बनवाओ, तो हमारी बहनें घर में बैठ करके भी शिक्षा मिल सकती है, पढ़ सकती है। जब बहनें शिक्षित होंगी तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक समाज का सुधार होगा। क्यों? क्योंकि समाज का विकास भाई कर सकते हैं और घर का विकास कहीं ना कहीं सिर्फ माताएं और बहनें कर सकती है। और जब तक घर का विकास नहीं होगा, जब तक घर में कोई नियम रूल नहीं होंगे, जब तक घर उन्नति पर नहीं होगा, तब तक समाज भी मेरे हिसाब से उन्नति पर नहीं हो सकता। तो पहले अगर हमें अपने क्षेत्र का, अपने गांव का विकास करना है, तो हमें अपने राजनीतिक हथकंडे बहुत मजबूत करने होंगे। जी, आपने बताया कि हमारे लोगों को अपने स्तर पर क्या काम करना चाहिए, पॉलिटिकली, राजनीतिक क्षेत्र में क्या काम करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करना चाहिए, सामाजिक स्तर पर क्या काम करने की जरूरत है, लेकिन शासन स्तर पे ऐसी कौन सी मांग है जिनको अगर पूरी हो जाए तो हमारा समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। सामाजिक स्तर के साथ साथ शासन स्तर पर भी दबाव बनाया जा सकता है और किन मांगों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर। आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, हम सभी लोगों को, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हमें शासन से सबसे पहले तो अपने स्वाभिमान की मांग करना चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है कि महाराणा प्रताप के नाम से कोई कॉलेज हमें देखने को मिल जाता है, महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से हमें कोई यूनिवर्सिटी देखने को मिल जाती है, पर हमारे पूर्वजों के नाम से कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी कॉलेज नहीं है। तो पहले तो हमें हमारे शासन से विनती है कि आप हमारे समाज का एक अस्तित्व बनाए और हमारी एक मांग ये होनी चाहिए शासन से कि जिस प्रकार से आपने सभी यूनिवर्सिटियों को किसी ना किसी महान आत्मा का या समाज सेवकों के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई है, तो सबसे पहले तो हमें हमारे समाज के नाम से, हमारी योगी समाज के नाम से, वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के नाम से, ब्रह्मानंद जी के नाम से, केशवानंद जी के नाम से, धुआराम जी के नाम से हमें हमारे प्रदेश में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनवाना चाहिए, जिससे पता पड़ेगा जब हम हमारे समाज के किसी महान व्यक्ति के द्वारा जब कॉलेज से पढ़ा देखेंगे वीरांगना रानी अवंतीबाई यूनिवर्सिटी, तो हमारे अंदर प्रेरणा आएगी कि नहीं, तो इनने ऐसा किया तो हम भी करेंगे। तो पहले तो मैं शासन से और समाज के सभी लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, पहले तो ये मांग रखनी चाहिए कि वीरांगना रानी अवंतीबाई के नाम से यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। और दूसरी बात, मैं शासन से ये दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ कि वो हमको, आप हमें अधिकार दें, हमारे पिछड़े वर्ग की आप हमें, क्योंकि मैं अपने समाज या मैं सभी की बात करूंगी, क्योंकि हमारा लोधी समाज में पिछड़े वर्ग में आता है, तो आप हमारे पिछड़े वर्ग की मांगे दीजिए, आरक्षण को खत्म करिए, आरक्षण को लागू करिए। इस तरीके का है शासन से मैं ये कहना चाहूंगी कि वो या तो आरक्षण को पूरे तरीके से खत्म करें या फिर आरक्षण को हमारे प्रति लागू करें, जिसकी जैसी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये होना चाहिए। पहले तो मैं शासन से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें हमारी सरकार का लागू की जाए और हमारा जितना भी हमारा आरक्षण है वो हमें दिया जाए। जी, चूंकि आपने आरक्षण की बात छेड़ी है,
तो सिर्फ मैं कुछ आंकड़े और अपडेट करना चाहता हूँ कि पिछड़े वर्ग की जो संख्या है मध्य प्रदेश में वो 57% है और 93 जातियां अभी देश में मध्य प्रदेश में हैं और अभी और मांग की जा रही है 53 जातियों द्वारा कि हमको ओबीसी में सम्मिलित किया जाए जी 40 जातियां चाह रही हैं कि वो 146 जातियां हो जाएगी अगर वो मान ली जाती है तो और जी इसके लिए हाई पावर कमेटी भी बननी है तो अभी आज 57% है और आरक्षण हमको मिल रहा है 14%। जी ये 53 जातियां और शामिल हो गई तो 70% से अधिक जाएगी जनसंख्या हमारी मध्य प्रदेश में और उसके सामने 5 गुना कम आरक्षण उपलब्ध रहेगा और जी जबकि जो 14-15% जनरल के लोग हैं उनके सामने आपको उपलब्ध बड़ी संख्या रहेगी वो 70% तक भी हो सकती है तो इतनी स्पेस उपलब्ध रहेगी उच्च शिक्षा में भी और नौकरियों में भी जी इसको लेकर ये एक पिछड़ा वर्ग की बात हुई जो मैंने आपको बताया। एक दूसरा मुद्दा है विमुक्त जाति का हाँ हमारा समाज आता है और विमुक्त जाति का अर्थ वो हुआ कि जिन लोगों ने देश की आजादी लड़ी और जिन लोगों को जिन जातियों को जिन्होंने देश के लिए आजादी के लिए काम किया और उन जातियों को अंग्रेजों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट अपराधी जाति में डाल दिया था। हाँ जी 1952 को इन जातियों को डीनोटिफाइड किया गया यानी क्रिमिनल ट्राइब से डीनोटिफाइड किया गया मगर आज भी होता है और उनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा आज भी नहीं मिला है। जी ये 2-3 चीजें हैं जो पिछड़ा वर्ग को लेके है और विमुक्त जाति को लेके तो जी आपको क्या लगता है कि अगर 70% संख्या हो गई ओबीसी की सिर्फ 14% ही अगर उसका आरक्षण का लाभ मिला तो अगर आप जिस स्थिति से बता रहे अगर ये होता है कि मतलब हमारी संख्या इतनी केवल 14% हमें आरक्षण दिया जा रहा है इस हिसाब से तो ये है कि हमारी विकास की गति और धीमी हो जाएगी। तो मैं केवल शासन से ये निवेदन करना चाहती हूँ और एक भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अभी बीजेपी की शासन सत्ता में है तो एक बीजेपी की कार्यकर्ता होने के नाते मैं शासन से भी दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ अगर आपने हमारी संख्या के हिसाब से अगर हमें आरक्षण नहीं दिया तो शायद हमें अपने समाज के साथ हमें अपने पिछड़े वर्ग के साथ हम सड़कों पर उतरेंगे और जैसे हमारे पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने के लिए थी उसी प्रकार से एक बार फिर हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी आप लोगों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप हमें हमारा आरक्षण परसेंट के हिसाब से दीजिए जितनी हमारी संख्या है उसके हिसाब से दीजिए जिससे बराबरी का दर्जा हो हमारे समाज के युवा भी हमारे समाज के लोग भी विकास को पा सके। और अगर आपने शासन से मैं करवट निवेदन करना चाहती हूँ आप इसे जो समझना चाहे शासन समझ सकती है अगर आपने हमारी जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया तो हम सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे खुला विरोध करेंगे और फिर उसके बाद जो भी होता है उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं शासन ही होगी। ये मैं शासन से कह देना चाहती हूँ जी। देखिए और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 1920 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1920 में फिर आंदोलन शुरू हुए आजादी के लिए जो कि मुख्यतः कांग्रेस ने चलाए। तो इसके बाद के जो हमारे लोग हैं जिन्होंने आंदोलन में भाग लिया फ्रीडम फाइटिंग के लिए उनको तो हम लोग फ्रीडम फाइटर मानते हैं पर उसके पहले जिन्होंने अपनी जान गंवाई जिन्होंने अपनी राजपाट छोड़ दिए जिनका पूरा परिवार उसमें बर्बाद हो गया प्रॉपर्टी सब छिन गई तो वो फ्रीडम फाइटर नहीं माना जाता चाहे वो रानी अवंतीबाई हो राजा हृदय शाह लोधी हो या कोई भी हो। आपके दिमाग में कुछ चलाने की आवश्यकता है इस चीज को लेकर के हमें बहुत आवश्यकता है। मैं तो कहूंगी जितना क्योंकि हमारा सम्मान अगर आज संपूर्ण भारतवर्ष में अगर हम किसी भी कोने से कुन्ने में जाते हैं वहां ये हम कहते हैं कि हम लोधी समाज से हैं तो हमारी पहचान लोधी के नाम से तो होती है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है अरे ये वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के वंशज हैं ये जी के वंशज हैं ये राजा किशोर सिंह के वंशज है इस तरीके का नाम आता है जो इन्हीं लोगों का सम्मान नहीं है
जब इनको फ्रीडम योद्धा नहीं मान रहे हैं ये लोग, तो पहले तो ये मान होनी चाहिए कि शासन हमारे योद्धाओं जिन्होंने अपने प्राण, उन लोगों को फ्रीडम योद्धा मानना चाहिए, उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए। ये मैं शासन से निवेदन करना चाहती हूँ और इसके लिए हम बहुत जल्दी मुहिम तैयार करेंगे और चलाएंगे। प्राथमिकता हमें ये होगी कि पहले हम नशा मुक्ति अभियान पर ध्यान दें, शराब नशे को बंद करें। जब हमारा समाज, जब हमारा युवा नशा से बाहर निकलेगा, तभी हम कई आदि योजनाएं, तब हम आदि अभियान चलाने में सफल होंगे। पहला अभियान और हमारा केवल उसी अभियान पर ध्यान होना चाहिए, वो केवल नशा मुक्ति अभियान। जी बताया कि रानी अवंतीबाई, किशोर सिंह जी, गुलाब सिंह जी, केशवानंद जी या हमारे जो भी समाज के, इनको सभी समाजों का, अन्य जाति, अन्य समाज का भी नायक कैसे बना सकते हैं और इनको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से कर सकते हैं, इनका नाम को, इनके कृतित्व को। पहले तो अगर हम ये चाहते कि अगर हम इन लोगों का नाम, मैंने बोला अगर हम लोग चाहते कि इनका नाम अगर हम अंतरराष्ट्रीय बनाना चाहते हैं, तो आज की स्थिति में हमारे जो समाज के जो शीर्ष नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, चाहे वो आदरणीय माननीय हम सबकी प्रेरणा स्रोत माननीय उमा भारती जी हो, चाहे आदरणीय प्रहलाद पटेल जी हो, चाहे आदरणीय प्रद्युमन लोधी जी कैबिनेट मंत्री हो, कोई भी हो, हमारे जो समाज में जो शीर्ष नेतृत्व करता है और जो दिल्ली में बैठते हैं, भोपाल में बैठते हैं, उनको ये मुद्दा वहां रखना चाहिए कि नहीं, हमारे लोगों को एक अंतरराष्ट्रीय बनाना चाहिए, क्योंकि इनने केवल अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी जाति के लिए या फिर अपने प्रदेश के लिए नहीं किया है। इन्हें अपने प्राणों का प्रत्याग भारत देश के लिए किया है। भारत देश सबका है और मेरे हिसाब से तो ये जितने भी लोग हैं, और मैं केवल अपने समाज की बात नहीं करूंगी, वो किसी भी समाज का एक वीर रहा हो जिसने अपने देश के लिए प्राण का परित्याग किया, उन सभी लोगों को हमें सम्मानित करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और उन्हें हम सबकी प्रेरणा को मानना चाहिए। तो मैं तो भारत देश के हर व्यक्ति से निवेदन करूंगी, क्योंकि ये दोनों किसी की जाति के नहीं होते, एक जो देश के लिए प्राण देता है और एक जो समाज के लिए प्राण देता है, जो समाज के लिए, देश के लिए काम करते हैं, इन लोगों की कोई जाति नहीं होती। रानी अवंतीबाई जी ने सारे देश के लिए अपने प्राण का परित्याग किया है, तो आप और हम देश के हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि उनको अंतरराष्ट्रीय कहा जाए और उनका सम्मान किया जाए। और मैं इसी आज के कार्यक्रम माननीय उमा दीदी से और माननीय प्रहलाद पटेल जी से निवेदन करना चाहूंगी कि आप इस मुद्दे को उठाएं और उसको संसद में रखें कि हमारे समाज की जो वीरांगना और वीर रहे हैं उनके लिए सम्मानित किया जाए, सम्मान दिया जाए और इनको अंतरराष्ट्रीय फ्रीडम फाइटर योद्धाओं में इनकी गिनती की जाए। आपने बताया सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकता है समाज, थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारा समाज किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इसको लेके आपका कोई एक्शन प्लान हो, कोई रणनीति बताएं। और हमारे युवा खासतौर पर राजनीति में रुचि रखते हैं, क्या राजनीति में जरूरत है, समाज राजनीति साथ साथ आगे। बिल्कुल, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सभी लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और हमारे समाज के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो मध्य प्रदेश की और प्रदेश की और देश की राजनीति में जो अहम भूमिका निभा रहे हैं, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूंगी कि आप कोई ना कोई पद आप हमारे अपने समाज के लोगों को दिलाइए, जैसे कि मंडल अध्यक्ष होता है, जिला अध्यक्ष होता है, प्रदेश महामंत्री होता है, आदि जो पद होते हैं। क्योंकि मैं कहना चाहूंगी कि आज राजनीति पद से होती है, आप किस पद के ऊपर हो आप उस हिसाब से राजनीति कर सकते हो, और आप जब पद पर ही नहीं हो किसी पद पर तो कुछ नहीं हो सकता। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी हमारे समाज के जो भी नेता हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो जनपद अध्यक्ष हो, विधायक हो, जिला पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पूर्व हो, वर्तमान कोई भी,
उन सभी से मैं ये निवेदन करूंगी कि पहले तो आप अपने समाज के लोगों को राजनीति में लेकर के आए और उनका तन, मन, धन से सपोर्ट करें, तो हमारा युवा राजनीति में उतरेगा और तभी वो राजनीति में आगे बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आज जैसे कि मेरे पास भी फोन आता है, समाज से किसी व्यक्ति का फोन आता है कि प्रियंका जी फलानी बात से जरा आप उसको बोल दीजिए कि हमारा ये काम हो जाए। उसकी राजनीति इच्छा करने की है और वो राजनीति में काफी अच्छा वर्क कर रहा है, समाज में काफी अच्छा राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा कर रहा है। और जहां उसको हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, अगर हम उस व्यक्ति की सहयोग नहीं करते हैं तो उस व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है। तो पहले तो ये मैं कहना चाहूंगी कि जो राजनीतिक पदों पर आज जो बैठे वो हमारे समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति का सहयोग करें, उनको जिस व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है उस बात को करें, उनकी बात को माने और उनकी बात को बहुत दमदारी से रखें। और दूसरी बात, समाज में अगर आगे बढ़ना है तो जब तक हमारे समाज का मैंने फिर से वही बात दोहराना चाहूंगी कि जब तक हमारे समाज का संगठन और हम लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक हम राजनीतिक पद पर नहीं बैठ पाएंगे, है ना। आप उदाहरण के ले लीजिए कि हमारे समाज से पीतम सिंह लोधी जी आते हैं जो विगत कई पंचवर्ती से चुनाव लड़ रहे हैं पिछोर से, पर वहां क्या होता है, कहीं ना कहीं समाज का सपोर्ट मिलता है पर एक दो कड़ी हमारे समाज की छूट जाती है जिससे फिर हमें माइनस पॉइंट देखना पड़ता है। और एक बार अगर हमारा समाज एकत्रित हो जाए, हमारे समाज के जितने नेता हैं वही सभी वहां एकदम केवल इकट्ठी सभा ले लें, समाज को एकजुट कर दिया जाए, तो हमारा वहां पीतम सिंह लोधी जी आज कहीं ना कहीं किसी विधायक के पद पर होते, हो सकता है किसी राजमंत्री के पद पर भी वो बैठे होते। तो पहले तो समाज में संगठन होना चाहिए, दूसरी बात पहले हमारे समाज में एकता होनी चाहिए, दूसरी बात राजनीति कभी भी एक समाज से नहीं की जाती, राजनीति सभी समाजों को लेकर के की जाती है। तो पहले तो हमें अपने समाज में मजबूत बनना है, समाज को संगठित करना है, क्योंकि अगर हमारा समाज पहले हमारा घर, जो लोग राजनीति करना चाहते हैं राजनीति के क्षेत्र में आप और हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले तो ये 4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहले हमें अपने घर को मजबूत करना चाहिए, मोहल्ले को मजबूत करना चाहिए, गांव को मजबूत करना चाहिए और अपने जिले को मजबूत करना चाहिए। और जब ये 4 चीजें मजबूत रहेंगी हमारी, तो हम कहीं ना कहीं शायद हम बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर के राजनीति कर सकते हैं। आप स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और जी, कृषि का जो हमारा देश भी कृषि प्रधान है, और उसको लेके आपको क्या लगता है कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि हमारा समाज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, बड़ी संख्या में जी, किस तरह के विकास की जरूरत है? क्योंकि मैंने आपकी आधी बात सुन नहीं पाई है नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। कृषि के क्षेत्र में हमारा समाज बड़ी संख्या में है और हाँ आप चूंकि स्वयं भी ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, कृषि कृषक परिवार से आती हैं, तो आपको क्या लगता है कि कृषि के जरिए हमारा समाज किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उसमें विकास का तरीका हो सकता है, क्या रणनीति हो सकती है? बिल्कुल, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक छोटे से किसान हैं और चूंकि मैंने स्वयं में खेती का काम भी किया है, उतना नहीं किया जितना मेरे पिताजी करते हैं। हमारे देश को कृषि प्रधान देश किया जाता है और मेरे हिसाब से अगर हम बहुत अच्छे से करते हैं तो शायद किसी से अच्छा हमारे लिए विकास का मुद्दा कोई नहीं है। वो महत्वपूर्ण केवल हमारे ऊपर करता है कि हम अपने खेत में बोना क्या चाहते हैं। जैसे कि आप धान करते हो तो आप विचार करिए कि धान कई प्रकार की होती है, आप कोई भी ऐसी धान चुनिए जिसका भाव बहुत अच्छा हो और जीर बहुत अच्छी हो। आप जैसे कि कई बार रहता है, कई लोग मुझसे ये प्रश्न करेंगे, शायद स्क्रीन पर भी आपके ये क्वेश्चन मेरे पर शो हो रहे होंगे कि चलिए ठीक है, धान है, मूंगफली है, गेहूं है, ये खेती उन लोगों के लिए है जो बहुत बड़े काश्तकार है, जिनके पास 10 बीघा 15 बीघा जमीन है, उन लोगों के लिए। अब जिनके पास 1 बीघा 1.5 बीघा आधा बीघा जमीन है, वो खेती में से कैसे अपना विकास कर सकते हैं। तो आप आधे बीघे में से भी आपको 10 बीघा जिसके पास उसके बराबर आप विकास कर सकते हो। बस फर्क इतना है
कि वो धान की खेती करता है, गेहूं की खेती करता है, सरसों की खेती करता है, आप मशरूम की खेती करना शुरू कर दीजिए, है ना। अब अगर हमें कृषि विज्ञान में अगर हमें आगे बढ़ना है, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, हम खेती के द्वारा लाभ पाना चाहते हैं, तो हमें इसमें कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान का सहयोग लेना पड़ेगा। किसी कृषि वैज्ञानिक से लीजिए, जानकारी लीजिए, विचार करिए कि हम ऐसी कौन सी फसल करें। मेरे हिसाब से फसल वो करना चाहिए जो कम समय में पैदावारी दे और जिसकी अच्छी पैदावारी हो और जो कम समय में ही हमको फल दे सके। तो कृषि विज्ञान में हमें खेती के साथ साथ हमें कृषि विज्ञान की आवश्यकता लेनी चाहिए, सहयोग लेना चाहिए, और साथ ही साथ जिस प्रकार से हमारे पास आए हैं उसी प्रकार से हमें खेती करना चाहिए। और आजकल तो ग्रीन हाउस वाली खेती हो रही है, तो उन खेती को करना तो शुरू करें। जैसे कि आप फूलों की खेती कर सकते हैं, मशरूम की खेती कर सकते हैं, आदि कई सारी फसलें ऐसी हैं जिससे हम अपने घर का और स्वयं का और अपने समाज का विकास काफी हद तक अच्छा कर सकते हैं। और कि ग्रामीण क्षेत्र को लेके बात की, एक कृषि को लेके बात की, उसके नए तौर तरीकों को लेके बात की। एक प्रश्न और भी, बड़ा तबका गरीब है और आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर है, तो उसकी हालत को कैसे सुधारा जा सकता है? कोई आपके मन में कोई योजना हो, थोड़ा बताएं। जी, इसमें मेरा एक विचार है। आज हमारे समाज अगर आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो उसका कारण है कि अगर हमारे घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग सिर्फ खेती के ऊपर हैं कि नहीं, हम खेती करेंगे और उससे जो आय प्राप्त होगी उससे हम जीवन निर्वाह करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों का व्यवसाय अलग अलग होना चाहिए। घर के एक व्यक्ति को खेती संभालना चाहिए, हो सके तो 1-2 व्यक्ति सरकारी जॉब पर होना चाहिए, और नहीं तो एक घर में हमेशा साइड बिजनेस होना चाहिए, जिससे खेती से केवल हमारे घर गृहस्थी का, हमारे घर का जीवन निर्वाह हो और हमारे एक्स्ट्रा साइड बिजनेस से जो आय हो वो हमारे पास प्रॉफिट होना चाहिए। आपके पास अगर आय का एक रास्ता है तो आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी, और आय के रास्ते आपके पास 2-3 है तो आपकी निश्चित तौर पर आर्थिक स्थितियां मजबूत होगी। जैसे कि मेरे दादाजी 3 भाई हैं, मैं सब अपने घर से प्रैक्टिकल लेके देखती हूँ। 3 भाई हैं हमारे दादाजी, तो मेरे जो मझले दादाजी हैं वो खेती संभालते हैं, मेरे जो छोटे वाले दादाजी हैं वो गवर्नमेंट के टीचर हैं, जो मेरे बड़े वाले जो दादाजी हैं जो पहले दारू पीते थे और आज वो साइड बिजनेस संभालते हैं। ये मेरे दादाजी का है। अब मेरे परिवार के मेरे चाचा और पापा का अगर लिया जाए तो मेरे पापा अकेले हैं, मेरे पास कोई भाई नहीं, तो मेरे पापा हैं वो खुद साइड बिजनेस संभालते हैं। और हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं सब कोई ना कोई किसी ना किसी, अगर सरकारी जॉब नहीं है तो प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब नहीं है तो साइड बिजनेस है। मतलब सब व्यक्ति आत्मनिर्भर है, और हर व्यक्ति जब आत्मनिर्भर होगा, हर व्यक्ति की जब आय होगी तो स्वाभाविक रूप से हमारे घर की और हमारे समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। क्यों? आपके घर में कमाने वाला एक है और खर्च करने वाले 4 हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति जीवन में कभी भी सुधरने वाली नहीं है। इसलिए पहले तो घर में 4 लोग हैं तो 4 लोगों को व्यवसाय करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो काम करें जिससे आय आए। दूसरी बात मेरे हिसाब से हमारे जो फिजूल खर्चे हैं उन फिजूल खर्चों को बंद कर देना चाहिए। जैसे कि आप अनुमान लगा लीजिए, मृत्यु भोज है, बेमतलब में 10-12 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, बेमतलब में शादी में इतना सारा खर्चा कर देते हैं हम। तो वही शादी साधारण तौर से भी हो सकती है, वही शादी एक बहुत बड़े विकास, बहुत बड़े रूप में भी हो सकती है। तो पहले तो हमें हमारे आय के स्रोत मजबूत करना चाहिए, दूसरा हमें अपने फिजूल खर्चों को बंद करना चाहिए। ये मेरी सोच है। समाज में अक्सर ये देखा गया है कि खासतौर पे हमारे समाज में बहुत सारे संगठन काम करते हैं, तो उन संगठनों की गतिविधियां भी आपको मालूम है, काम भी करते हैं वो लोग, तो ज्यादा संगठन होना एक समाज में ये सकारात्मक पॉजिटिव संकेत है या नेगेटिव, कैसे देखिए? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे बड़ा खेद होता है जब मैं देखती हूँ
फलानी जगह फलाना संगठन चल रहा है, फलानी जगह फलाना संगठन चल रहा है। 10 संगठन चलाने से तो अच्छा है कि हम एक संगठन बनाएं और उस संगठन में मजबूती से काम करें, है ना। अब आप 10 संगठन बना के चलते हैं कि फलाने गांव में दलित प्रथा का संगठन हो गया, चलिए कि वो छोटा स्तर है, तो छोटे स्तर पर हम काम नहीं करेंगे। आप 10 संगठन बनाओगे तो शायद व्यक्ति काम ना करे, पर एक संगठन बनाओ और एक संगठन का एक मुखिया हो और वो व्यक्ति सबको वास्तव में एक जिम्मेदारी दे दी जाए कि नहीं हमारी ये जिम्मेदारी है। तो 10 संगठन में काम करने से अच्छा है कि आप एक संगठन बनाए और उस संगठन में आपको जो भी काम दिया जाए आप उस काम को बहुत जिम्मेदारी से ले, और जब आप काम अपना जिम्मेदारी से निर्वाह करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा संगठन बहुत ऊपर उठेगा। तो मेरे हिसाब से समाज में जो 10 संगठन चल रहे हैं उनको बंद करके एक संगठन बनाओ और उसी एक संगठन में सबको जिम्मेदारियां दी जाए, चाहे आप हो या मुझे हो। जैसे मुझे जिम्मेदारी दी जाए कि नहीं प्रियंका जी, केवल आपको ये देखना है कि कहां पर हमारे समाज में गलत हो रहा है, तो मैं केवल उसी चीज को देखूं। जब मुझे लगता है कि नहीं यहाँ ये चीज गलत हो रही है तो हमारे संगठन के जो लोग हैं मैं उनको सूचित करूं कि नहीं भैया वहां पर ये काम गलत हो रहा है, उनको सूचना दी जाए। तो फिर हम लोग एक ग्रुप बना करके संगठित होकर के इकट्ठा होकर के वहां जाए और उस गलत काम को बंद कराए, तब हमारा संगठन का काम होगा। केवल सुन लेने से काम नहीं होगा, हमें काम करना पड़ेगा। तो पहले 10 संगठन के बजाय तो एक संगठन होना चाहिए और एक संगठन में भी एक एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दी जाना चाहिए, और जिम्मेदारी के हिसाब से जब हम काम करेंगे तो हमारा संगठन और हमारा समाज दोनों ही बहुत ऊपर जाएगा। आपने सही कहा। हमारे समाज में भी बार बार ये सवाल भी आता है और मांग भी उठती रहती है कि एक समाज, एक संगठन और एक संविधान जी। मुझे लगता है कि आपका रिएक्शन चाहिए कि इसको लेके आप क्या सोचते हैं। मैं बिल्कुल सही सोचती हूँ, एक समाज एक संगठित होकर रहना चाहिए, क्योंकि अगर कई बार मैं देखने को मिलती हूँ अभी कुछ महीनों पहले नवंबर या दिसंबर में मैं राजस्थान साइड गई हुई थी, तो वहां मैंने देखने को मिला उन्होंने डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा उन्होंने पूछा आप कौन हो? मैंने कहा मैं प्रियंका बात, बोले आपका सरनेम क्या है? मैंने कहा मैं लोधी हूं। बोले कहा आप लोधियों पर हम लोधा है। उन्होंने कहा आप लोधी है और मैं हम लोधा है। तो पहली बात ये लोधा लोधी लड़वड़िया ये नहीं होना चाहिए, पहले तो हम लोगों को अपना सरनेम लिखना चाहिए। और मैं देखती हूँ कई लोगों को अपना सरनेम लिखने में बड़ी शर्म आती है, तो अपनी लोग जाति छुपाते हैं। मैं कभी अपनी जाति नहीं छुपाती, मैं हमेशा लिखती हूँ कि मैं प्रियंका भारती लोधी हूँ। प्रियंका मेरे माँ बाप ने नाम रखा है, भारती मानिए उमा दीदी ने मुझे भारती बनाया है, और दूसरा मुझे गर्व की मैं लोधी समाज में उत्पन्न हुई हूँ। तो पहले तो हमें हमारे सरनेम को लिखना चाहिए और दमदारी से बताना चाहिए और एक होना चाहिए। ये लोधा लोधी ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए हम लोधी हैं और लोधी ही रहेंगे। ये संगठन हमें लाना पड़ेगा। जी। आप हमारे समाज को कैसे देखना चाहती हैं? इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आप क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं? एक समाज जो निकट भविष्य में किस तरह का हो, अगले 5 साल में 10 साल में, उसको लेकर क्या कल्पना आपके मन में है? मेरी एक जो परिकल्पना है अपने समाज को देखने के लिए, और समाज ही क्या मैं अपने प्रदेश को ऐसा देखना चाहती हूँ, और प्रदेश का ना हो सके तो केवल समाज का ही हो, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो मैं अपने समाज को देखना चाहती हूँ कि हमारे समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो दारू पीता हो। तो पहले तो मैं अपने समाज को नशा मुक्त देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपने समाज को दहेज मुक्त होना देखना चाहती हूँ, उसके बाद मैं अपने समाज को मृत्यु भोज मुक्त होना देखना चाहती हूँ, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि लड़का लड़की के आज भी जो भेद है, आज भी जो असमानता है, वो समानता के रूप में देखना चाहती हूँ। और मेरी जो परिकल्पना है वो मैं ये देखना चाहती हूँ कि हमारे
समाज के जितने घर हैं, जितने लोग हैं, उन सभी परिवारों के सदस्यों में से एक ना एक सदस्य किसी सर्विस में होना चाहिए। खुद का व्यक्ति का एक लाइफ सेटल हो, खुद एक व्यक्ति काफी अच्छे पद पर हो, मैं ये देखना चाहती हूँ। मतलब खुशहाल, संपन्न, सक्षम समाज की मैंने परिकल्पना में करती हूँ, और इस जो मेरा सपना है और जो मैंने परिकल्पना की है, और इसको साकार करने के लिए मैं निरंतर 24 आवर्स इसमें काम कर रही हूँ जी। चूंकि आप इस कार्यक्रम में हैं और आपको काफी संख्या में लोग देख रहे हैं, जी। गांव महिलाओं को लेके क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि जीवन में क्या उनको करना चाहिए, क्या सीख और समझ की बात आप इनको करना चाहती है ताकि समाज हमारा आगे बढ़ पाए, क्योंकि हमारे युवा ही हमारा भविष्य है, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? पहले तो मेरा संदेश केवल सभी लोगों के लिए यही है कि आप जो भी करें बहुत सोच समझ करके करें, और दूसरा जो भी कार्य करें सोच समझ करके करें, और जिस कार्य को करें उसको पूरा करें। दूसरी बात, मैं आप सभी लोगों से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी, शिक्षित बने, स्वयं पढ़े, दूसरों को पढ़ाए, खुद नशा मुक्त हो, दूसरों को भी कराए। और मुझे खुशी की बात यह है कि पहले तो केवल प्रियंका भारतीय नशा मुक्ति अभियान को चलाया था, और आज तो हमारे समाज की जो प्रेरणा स्रोत है माननीय उमा भारती जी भी नशाबंदी का अभियान में प्रारंभ करने वाली है। तो हम सभी लोगों को उनका इस कार्य में सहयोग करना चाहिए, और मैं माननीय दीदी से भी निवेदन करूंगी कि वो भी हमारे समाज का सहयोग करें, मार्गदर्शन करें, और जो लोग ऊपर उठ सकते हैं उन लोगों को उठाने का प्रयास करें, क्योंकि गिरते हुए व्यक्ति को गिराना बहुत आसान है और उठते हुए व्यक्ति को उठाना बहुत मुश्किल है। तो मैं कहना चाहूंगी आप सभी लोगों से कि अगर हमको दिखता है कि अगर हमारे, मैं माताओं से, अपने भाइयों से, अपने युवा न्यू जनरेशन से, क्योंकि मेरी भी 21-22 साल है, और मैं सभी न्यू जनरेशन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको लगता है कि आपके घर के बगल से, आपके मोहल्ले से, आपके गांव से कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है पर उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है पढ़ने लायक, तो फर्स्ट फॉल तो हमें यही करना है कि उस बच्चे को हम उचित शिक्षा दिलाएं, आर्थिक स्थिति और यथास्थिति के अनुसार उसकी मदद करें, शिक्षित बने, योग्य बने, और दूसरा स्वयं ना नशा करें, ना करने दे। केवल मैं ये संदेशा देना चाहती हूँ। दूसरा अगला प्रश्न ये कि राजनीति में हमारे समाज को एक उचित स्थान मिल पाए, इसको लेके क्या योजना आपके मन में है, आपके क्या विचार हैं, किस तरह से हमारा समाज राजनीति में अपना एक सही स्थान प्राप्त कैसे कर सकते हैं? इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा विचार सोच रखा है कि हमारे माननीय कल्याण सिंह बाबूजी ने, आदरणीय उमा भारती जी ने, कल्याण सिंह बाबूजी ने भी एक पार्टी बनाई थी, क्रांतिकारी पार्टी, और माननीय उमा दीदी ने भी एक पार्टी बनाई थी, जनशक्ति पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह नगाड़ा था। अगर हम अपनी पार्टी को ही अगर बहुत ऊपर ले जाकर के जाते हैं और उन्हीं पार्टियों में अगर कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मकसद बहुत ऊपर का, जैसे कि आज हम भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से, बीएसपी से, सपा से, आम आदमी पार्टी से किसी से भी टिकट मांगते हैं, हम जीत सकते हैं, हम विधायक बन सकते हैं। हम चाहते हैं कि भैया हमें टिकट दीजिए, और पार्टी मना कर देती कि नहीं हम आपको टिकट नहीं दे सकते, तो हम इलेक्शन नहीं लड़ पाते। अगर हमारी स्वयं की पार्टी होगी तो हम टिकट ले भी सकते हैं, टिकट दे भी सकते हैं, स्वयं लड़ भी सकते हैं, और दूसरों को लड़ा भी सकते हैं, स्वयं जीत भी सकते हैं, और दूसरों को जिता भी सकते हैं। तो पहले तो मैं अपने समाज के जो शीर्ष नेतृत्व करता है, मैं उन लोगों से निवेदन करूंगी कि आपने जिन पार्टियों को बनाया है, पार्टियों में फिर वापस आए और उन्हीं पार्टियों को आप बहुत ऊपर तक लेकर के जाए, जिससे हमारे समाज का हर एक व्यक्ति इन पार्टियों में जुड़ेगा। आज मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास के लिए संपूर्ण विश्वास है,
और आप लोग भी मुझे इस बात का मुझे जवाब दीजिएगा और मुझे बताइएगा, अगर हो सके संभवतः तो मुझे मेरे पर्सनल फोन पर कॉल करके मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि अगर माननीय उमा दीदी, अगर माननीय कल्याण सिंह बाबू जी, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय कोई भी जितने हमारे समाज के जो लोग हैं, अगर वही लोग, अगर उनने जो पार्टी बनाई थी, चाहे वो जनशक्ति पार्टी हो, चाहे वो क्रांतिकारी पार्टी हो, अगर वो इस पार्टी में अगर फिर आज वापस आ जाए तो हमारे समाज के ऐसे कितने लोग हैं कि आज हम पार्टियों में कार्य करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। आगे के प्रश्न और दर्शकों की जो प्रतिक्रिया है उसको लेके हमारे एडमिन श्री विजय सिंह लोधी साहब आपके सामने हैं और उनके अगले प्रश्न आगे श्री विजय सिंह लोधी साहब करेंगे। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहन सर। प्रियंकी जी, एक प्रश्न आया हम लोग के सभा का, वर्तमान में समाज की स्थिति क्या है और इसमें सुधार की किस प्रकार की आवश्यकता है? मैं सुन नहीं पाई हूँ। वर्तमान में समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है, तो इसमें सुधार की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है? वर्तमान में हमारे जो महिलाओं की स्थिति है, मैं स्वयं के घर से लेती हूँ, हमारी 75 है ना, मैं अपने घर से ही अगर बात को लेकर चलती हूँ कि हमारे समाज में आज 75% महिलाएं अशिक्षित है, तो को अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को शिक्षित बनाए। और आज जो एक है कि बेटियां घर के अंदर रहे और बेटे घर के बाहर रहे, ये सारी कार्य नहीं होने चाहिए। इसीलिए पहले तो अपनी बेटियों को, अपने बहनों को शिक्षित बनाए, और दूसरा उन्हें समानता का अधिकार दें, तब कहीं जाकर के हमारे समाज का विकास होगा। जी प्रियंकी जी, दूसरा मेरे हमारे समाज का एक सुना हुआ है, हमारे सामाजिक संगठन है जो आंदोलन में किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं? मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही। हाँ, जरा आप आपने जो अपना फोन जो म्यूट कर रखा है, पहले आप उसको थोड़ा सा ओपन कर लें। हाँ हाँ प्रियंकी जी, प्रश्न है, आवाज सुनाई दे रही मेरी आपको? जी 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 दे रही है। हाँ, प्रश्न है कि हमारे समाज के बहुत सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, जैसे आपने नशा मुक्ति का अभियान चलाया, इस प्रकार का कोई भी सामाजिक कोई भी अभियान चल रहा है, इसको सफल बनाने के लिए हमारे सामाजिक संगठन आपको किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, या अभियान का किस प्रकार सहयोग कर सकते हैं, या किस प्रकार सहयोग करना चाहिए उन्हें? मैं आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही हूँ। मैं आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही हूँ भैया। हाँ प्रियंकी जी, मेरा प्रश्न था कि हमारे बहुत से सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं समाज में, इसी क्वेश्चन को कोई जी विजय जी आप बोलिए, मैं आपके प्रश्न को पुनः रिपीट कर दूंगा। हाँ, कि हमारे समाज में बहुत सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी सामाजिक अभियान चलता है, उसको सफल बनाने के लिए हमारे सामाजिक संगठन किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आपको सुनाई दिया प्रियंका जी, प्रश्न दोहराऊं मैं? पहले तो यह कि मुझे आपकी उतनी बात क्लियर समझ नहीं आ रही है, फिर भी जितना भी मुझे समझ आया है क्वेश्चन, मैं उसका जवाब यही दूंगी कि आप सबसे पहले संगठित होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए। और चूंकि मेरे एक लगा हुआ कार्यक्रम है, मुझे चूंकि यहाँ से एक दौड़ प्रतियोगिता भी प्रारंभ भी कराने जाना है, तो मैं आप लोगों से केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी लोग शिक्षित साथियों, नेटवर्क में कुछ समस्या आने की वजह से प्रियंका जी से हमारा संपर्क कुछ देर के लिए टूट गया है।
हम प्रयत्न कर रहे हैं, कृपया हमारे साथ जुड़े रहें। जी आपका माइक म्यूट है प्रियंका जी, आपका माइक म्यूट है। जी 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 जी, बताए बताए, अब आप क्वेश्चन दोहराए क्योंकि मैं सुन नहीं पाई थी उस समय। जी जी विजय जी प्रश्न कर रहे थे कि जो विभिन्न जी। सामाजिक संगठन हैं हाँ जी। वो किसी भी जो समाज के किसी व्यक्ति द्वारा जब कोई आयोजन किया जाता है या कुछ इस तरीके का कार्यक्रम चलाया जाता है तो उसमें किस प्रकार से सहायता करना चाहिए उनको? बिल्कुल, जैसे कि हमारे समाज में कई कार्य होते हैं, जैसे कि दशहरा मिलन समारोह होता है, होली मिलन समारोह होता है ना, युवक युवती परिचय सम्मेलन होता है। तो इन सम्मेलनों में हमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए और साथ ही हमारी यथा युग जैसी स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमें उसकी मदद करना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल वो सामने वाला व्यक्ति कोई काम करा रहा है, कोई संगठन चला रहा है या फिर कोई आयोजन कर रहा है तो केवल उसका है, नहीं, उसमें हमें यह समझ करके सहयोग करना चाहिए कि वो काम हमारा है, हम स्वयं उसका सहयोग लेंगे। एक मिनट। जी बताएं, मैं सुन रही हूँ। मोहन साहब, कैलाश जी कोई प्रश्न है? मोहन साहब कोई प्रश्न आपका? जी विजय जी मेरा एक प्रश्न है। जी जी प्रियंका जी सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि मैं भिंड से ही हूँ, मूलतः भिंड से हूँ और मुझे बहुत अच्छा। अभियान आपने चलाया हुआ है आज भी। मतलब आज इतना समय कोरोना काल में कोई गतिविधि नहीं हुई तब भी मैं देखता हूँ कि सुबह सुबह लोग जाग रहे हैं, प्रभात फेरियां हो रही हैं और नशा मुक्ति का भी काफी प्रभाव अभी भी है। ठीक है, अब मेरा जो प्रश्न है वो इसी से संबंधित है कि अक्सर कर देखा गया है कि जब भी इस तरीके के कुछ कार्यक्रम चलते हैं तो जब तक वो जारी रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है, पर उसके बाद एक थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है जी, उसके बाद एक रुचि पैदा हो जाती है। अगर जैसे कहते हैं ना कि फॉलो अप ना रहे तो फिर लोग उसी दिशा में वापस लौट जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि हम सिर्फ अपने आयोजन पे, अपने कार्यक्रम पे ध्यान देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि जब व्यक्ति किसी चीज को छोड़ के किसी दूसरी चीज से जुड़ता है, ठीक है, हाँ जी। तो वो जो दूसरी चीज जब नहीं रहती तो वो वापस पुनः लौट जाता है। हाँ जी। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो परमानेंट रहे, मतलब नशा मुक्ति के बाद व्यक्ति जब नशा करना छोड़ देता है तो उसके बाद उसके जीवन में कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसको फिट करे। जी जी जिस समय हमने नशा मुक्ति अभियान चलाया था, आप भी शायद उसमें रहे थे, आपका भी सहयोग प्राप्त हुआ है मुझे विश्वास है। पर उस समय हमने एक चीज नहीं कर पाई थी, वो ये थी उस केवल हमने समाज के लोगों को दारू पीने से रोका था। पर अब जो हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे उसमें हम अपने समाज से तो निवेदन करेंगे ही, पर हम शासन से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे मध्य प्रदेश से इस नशा को संपूर्ण तरीके से बंद कराई जाए, जितने भी सरकारी ठेके हैं उनको बंद करवाया जाए और निश्चित तौर पर जब शराब के ठेके ही नहीं होंगे तो व्यक्ति शराब पिएगा। शायद आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टरबेंस है, आप चाहे तो वीडियो बंद कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा यह है कि मैं अपने समाज से तो हम निवेदन करेंगे ही कि आप सभी लोग नशा को त्यागें, और उसी प्रकार से जब हम स्वयं ये प्रतिज्ञा कर लेंगे कि नहीं हम आज से नशा नहीं करेंगे, तब हम कहीं ना कहीं शासन से ये भी दबाव डालेंगे शासन के ऊपर और प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश से शराब के ठेकों को ही बंद करा दिया जाए। ये मेरा विचार है, चाहे इसके लिए हम लोगों को सड़कों पर क्यों ना उतरना पड़े, पर हम उतरेंगे। हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ जी। विजय जी अगर कोई और प्रश्न हो आपका या किसी दर्शक का कोई प्रश्न आया हो। अच्छा, एक प्रश्न पूछा है हमारे एक दर्शक है लोधी जी ने, बड़ा ही संक्षिप्त सा है कि अगला आपका नशा मुक्ति अभियान कब से चालू हो रहा है?
इस विषय में मैं विचार कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि बहुत बड़े स्तर पर इसको चालू किया जाए। और इस विषय पर मैं माननीय दीदी से भी एक बार विचार करेंगे कि माननीय दीदी कब से प्रारंभ करना चाह रही है। जैसा निर्देश होगा उसमें हम कार्य करेंगे और आप और हम सभी मिलकर के अगली जितनी मुलाकात पर आपकी और जब भी हमारा और आप सभी लोगों का संवाद होगा उस संवाद पे हम डेट और तारीख दोनों क्लियर कर देंगे। जी, आशा है हमारे दर्शक को उनका प्रश्न का उत्तर मिल गया है। जी। अब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नशा मुक्ति के क्षेत्र अभियान चलाए, जिससे हमारे समाज में एक जो बहुत बड़ी कुरीति थी उससे हमारे समाज को दूर होने का मौका मिला। हम चाहते हैं इस अभियान सतत चलाते रहे और समाज को कुरीतियों से दूर करने में व्यस्त करती रहे। हमारा परिवार 1.5 लाख लोगों का परिवार जागरूक समाज के आपके साथ है इस मुहिम में और हम आपका पूरा साथ देंगे। और मैं पूरे 1.5 लाख सदस्यों की ओर से आपका वो साधुवाद करता हूँ, आपका बंधन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, तो धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्य कर रही हैं और हमारे समाज की जो मातृशक्ति है उसका नेतृत्व भी आप कर रही हैं और हम चाहते हैं इस प्रकार से समाज की मातृशक्ति को नेतृत्व आप करें और समाज को सतत आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी जी।